क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा था, उस पर पार्ट सेकंड देखेंगे अपन न्यूमेरिकल सीरीज़ का। पार्ट फर्स्ट में अपन ने इजी टाइप के न्यूमेरिकल पढ़े थे, पार्ट सेकंड में उससे थोड़ा टिपिकल टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल है पार्ट 2 में, दो छोटे गोले हैं जिसका प्रत्येक का मास है 200 ग्राम, एक बिंदु से दो धागों के द्वारा लटकाए हुए जिसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। दोनों गोले समान आवेशित है, दोनों पे चार्ज क्या है, समान है, या प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, तथा साम्यावस्था यानी बैलेंस की कंडीशन में यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है दोनों के दोनों। इनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस अपन ने मान ली डिस्टेंस है इनकी 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक पर आवेश यानी चार्ज की वैल्यू अपन को निकालना है। तो दो गोले हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, तो अपन को पता है दोनों पे सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव करेंगे। रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित बल लगाएंगे एक दूसरे पर। उस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं अपन किस तरह से होगा। अब बैलेंस की कंडीशन में है तो अपन को पता है कि इस पर जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 0। तो अपन नेट फोर्स देखते हैं इस पर कौन से फोर्स लगते हैं। अब तो माना अपने पास ये एक गोला है, चार्ज है, तो इस पे देखते हैं कि इस चार्ज के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्स फोर्स लगेगा यानी कूलम्स प्रतिकर्षित फोर्स लगेगा, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी। क्योंकि प्लस है, दोनों प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। दूसरा mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पॉइंट पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो इसकी वैल्यू, इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ और इसका मैग्नीट्यूड होगा mg। तीसरा इस पर टेंसाइल फोर्स लगेगा यानी तनाव का बल लगेगा, और उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, रस्सी की तरफ, क्योंकि रस्सी के द्वारा जो तनाव होगा उसके कारण फोर्स लगेगा, उसे टेंसाइल फोर्स बोलेंगे पर। अब टेंसाइल फोर्स किसी एंगल पे है तो अपन टेंसाइल फोर्स को क्या कर लेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि देखिए अपन ने इसे इस तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ये अपने पास दो पैरेलल लाइन है, तो इसको एक लाइन कट कर रही है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल रे थी, तो पैरेलल है लाइन है, तो उनको अगर किसी तीसरी लाइन से कट किया जाए तो जो तीसरी लाइन इसके साथ जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल ये होगा। तो इस तरह से अपन ने इस एंगल को मान लिया टी कोस थीटा। उसके बाद अपन इसको टी साइन थीटा कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, ये टी साइन थीटा हो गया इस साइड वाला, और इस साइड वाला हो गया टी कोस थीटा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन को पता है बैलेंस की कंडीशन में है तो अपन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। बैलेंस की कंडीशन में है तो अपन को पता है टी कोस थीटा। बैलेंस की कंडीशन का मतलब है ये कहीं भी नहीं जा रही है, अपनी पोजीशन पे स्टैटिक है, यानी स्थिर है अपनी पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इस पे जो कहीं भी नहीं जा रही अपने पोजीशन पे स्टैटिक है, इसका मतलब है कि जिस पे बैलेंस की कंडीशन हो, बैलेंस की कंडीशन का मतलब है कि टी कोस थीटा जितना फोर्स लग रहा है उतना ही mg है, यानी mg को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा टी कोस थीटा, क्योंकि जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर टी कोस थीटा फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद फोर्स इसकी तरफ लग रहा है, कूलम्स फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये क्या कर लेगा, कूलम्स फोर्स को बैलेंस की कंडीशन में ले आएगा। तो इस पर नेट फोर्स की वैल्यू इस तरह 0 हो जाएगी। तो ये टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कूलम्स फोर्स के, और कूलम्स फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू की स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है, दोनों फोर्स के बीच, दोनों चार्ज के बीच में डी, तो डी की स्क्वायर हो गया, और दोनों चार्ज क्या है, Q1 Q2 दोनों सेम चार्ज है, तो Q की स्क्वायर हो गया। इस तरह से अपन ने कूलम्स फोर्स निकाल लिया और दो इक्वेशन निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे अपन, टी साइन थीटा को टी कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं टैन थीटा। तो अपन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट साइड में टैन थीटा से। उसके बाद अपने पास राइट साइड में बचेगा के क्यू की स्क्वायर अपॉन डी की स्क्वायर अपॉन में mg। तो इस तरह से अपने पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी टैन थीटा की। उसके बाद अपन ने मान लिया कि जो डी डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये जो रस्सी की लेंथ है इसके कंपैरिजन में लगभग नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, यानी 0 के बराबर है। तो ये 0 के बराबर होगी, तो ये जो एंगल होगा ये लगभग इसके जो रे के साथ जो एंगल बनाएगा वो लगभग 0 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये लगभग ना के बराबर मान लिया अपन ने दोनों चार्ज के बीच में। तो ये जो इसके
वर्टिकल जो एंगल बनाएगा ये लगभग 0 के बराबर बनाएगा, और 0 के बराबर बनाएगा तो अपन टेन थीटा को लगभग अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस लगभग एंगल 0 के बराबर है, तो कोस 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 साइन थीटा अपॉन 1 करेंगे तो लगभग साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा के, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा साइन थीटा टेन थीटा के। ये अपन ने क्यों किया? क्योंकि अपन को वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की, तो अपन टेन थीटा की वैल्यू किस तरह से निकाल लेंगे? अपन साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और लगभग साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर रख देंगे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है और टेन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है। तो अपन ने साइन थीटा निकाला, क्योंकि अपन को यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी तो अपन को चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है अपन को। तो अपन को टेन थीटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पता नहीं होगी, तो किस तरह क्यू की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए अपन ने इस तरह अजप्शन लिया ये कि अपन साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर अपन ने मान लिया। तो अपन टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है? इस तरह अपन ने यहाँ से नॉर्मल एक ड्रॉ कर दिया, तो ये इस तरह से अपने पास एक एंगल मिल गया अपन को, और ये एंगल की ये वाली लेंथ की होगी d/2 ये होगी। तो पूरी डी थी ये इतनी, तो ये हाफ कितनी होगी? d/2 हो गया। तो ये अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो अपन ने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर d/2 और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? l, सॉरी ये कितना है? l है ना, तो l हो गया। तो अपन ने d/2 अपॉन l कर दिया। d की वैल्यू अपन को पता है कि 4 है, तो 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे l की वैल्यू अपन को पता है 40 सेंटीमीटर है, तो 40 वैल्यू आ जाएगी। अब ऊपर भी सेंटीमीटर है और नीचे भी सेंटीमीटर है, तो अपन इसको मीटर में चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपन को रेशियो मिलेगा 1/20। उसके बाद अपन को चार्ज की वैल्यू निकालनी थी। चार्ज के लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से अपन ने क्यू की वैल्यू निकाल ली, और क्यू की स्क्वायर निकलेगा तो अपन बाद में क्या कर देंगे? उसके रूट कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट आ जाएगा राइट साइड। तो इस तरह अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा mg डी की स्क्वायर साइन थीटा अपॉन के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन ने यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाली है। उसके बाद अपन m की वैल्यू पुट कर देंगे। मास अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 ग्राम दिया हुआ है, तो अपन उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 पुट कर दिया अपन ने। मास की वैल्यू g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, पर अपन इसको क्या कर देंगे? इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 मान लिया अपन ने। और ये डी की स्क्वायर, डी की अपने पास 4 सेंटीमीटर है, तो वो अपन ने क्या कर दिया? 16 कर दिया। और सेंटीमीटर को वापस मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपने पास, क्योंकि अपन को ऐसे यूनिट चाहिए, तो अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को जो मीटर में कन्वर्ट करते तो 1 सेंटीमीटर को तो 10 की पावर -2 होता है। और अपन सेंटीमीटर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि 4 की स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर की स्क्वायर होगा, और सेंटीमीटर की स्क्वायर को मीटर की स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 इंटू 10 की पावर -4, और डिवाइड अपन ने कर दिया, के की वैल्यू अपन ने पुट कर दी जो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और अपन ने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद अपन सबसे पहले 10 की पावर को सोल्व करेंगे। 10 की पावर नीचे प्लस के ऊपर जाएगी तो ऊपर माइनस की हो जाएगी, तो इस तरह से अपन सबसे पहले पावर सोल्व कर लेंगे। तो उसके बाद अपने पास इस तरह से, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा, और नीचे 0 आएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 4/3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया। अब अपन दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अपने पास 2 चार्ज है, एक है 9e, दूसरा है 4e। तो 2 पॉइंट चार्ज है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। एक अन्य चार्ज यानी तीसरा चार्ज अपन लेके आते हैं q, जो 2 आवेशों को मिलाने वाली लाइन पर कहाँ पे रखे कि वह इक्विलिब्रियम यानी संतुलन यानी बैलेंस की कंडीशन में रहे। तो अपन को अपने पास 2 चार्ज दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। अब अपन को तीसरा चार्ज इनके बीच में इस तरह से पुट करना है कि इस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 लगे, क्योंकि जितना ही इस साइड से फोर्स लगे उतना ही इस साइड से फोर्स लगेगा, तो ये बैलेंस की कंडीशन में यहीं पे रहेगा। तो अपन को इसकी ये डिस्टेंस बतानी है कि इसकी यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा ये, कि इस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो, इस पर कोई भी फोर्स ना लगे, क्योंकि जितना फोर्स लेफ्ट से लगेगा उतना ही फोर्स राइट से लगेगा।
तो अपन को फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने मान लिया कि इससे 9E के कारण जो क्यूब पर चार्ज फोर्स लगता है उसकी वैल्यू अपन ने मान ली F, और इसकी डायरेक्शन अपन ने मान ली इस साइड, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसकी डायरेक्शन अपन ने मान ली इस तरफ से, और फोर्स की वैल्यू अपन ने मान ली F। अब 4E के कारण जो क्यूब पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन अपन ने इस साइड मान ली और वैल्यू मान ली F डैश। और नेट फोर्स की वैल्यू अपन को पता है कि बैलेंस की कंडीशन में नेट फोर्स की वैल्यू होगी 0, तो F प्लस F डैश इक्वल टू 0। अपन ने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अपन को पता है जितना फोर्स F लगेगा उतना ही F डैश लगेगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या है, दोनों की अलग हो जाएगी, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन यानी प्लस माइनस हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपन इनके मैग्नीट्यूड ले, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण ले, तो अपन को पता है कि दोनों F इक्वल टू F डैश होगा। परिमाण में अपन को पता है, मैग्नीट्यूड में अपन माइनस साइन को कंसीडर नहीं करते, अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू को कंसीडर करते, अपन उसकी डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते। तो F इक्वल टू F डैश हो जाएगा। उसके बाद अपन फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कूलम्स लॉ से अपन फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरह से देखते हैं अपन, तो पूरी डिस्टेंस अपन ने मान ली R, तो अब 9E से अपन ने Q की डिस्टेंस अज्यूम कर ली कि इसकी डिस्टेंस है x, ठीक है, और बची हुई डिस्टेंस क्या होगी R माइनस एक्स, क्योंकि पूरी R थी तो R माइनस एक्स हो जाएगी। इस तरह से अपन ने डिस्टेंस अज्यूम कर ली, अजम्पशन कर लिया। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने देखा, अपन अब कूलम्स फोर्स से अपन 9E और Q के बीच में फोर्स निकालेंगे, तो कूलम्स फोर्स से K Q और दूसरे Q2 क्या है 9E, तो Q 9E अपॉन एक्स की स्क्वायर, डिस्टेंस अपन ने मान रखी है x, तो x की स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अपन 4E और Q से बीच में जो कूलम्स फोर्स होगा वो वैल्यू निकाल लेंगे, K Q 4E अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर, डिस्टेंस क्या R माइनस एक्स की होल स्क्वायर। अपन ने वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने के बाद K Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, E भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 9 और राइट साइड बचेगा 4 और नीचे x की स्क्वायर इक्वल R माइनस एक्स की होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये इक्वेशन बचेगी अपने पास। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल कर देंगे तो 3 की स्क्वायर को अपन 9 लिख सकते हैं और 2 की स्क्वायर को अपन 4 लिख सकते हैं। तो अपन ने ऐसे सबके स्क्वायर कर दिया और नीचे स्क्वायर था ही। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया कि स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिए सभी के, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म के। तो स्क्वायर सबके कैंसिल आउट होने के बाद अपने पास ये वाली टर्म बचेगी, क्योंकि अपन ने स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, तो अपन ने दोनों साइड से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, तो अपने पास ये वाली टर्म बची। उसके बाद अपन ने किसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये इस वाली साइड 2x हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, R माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा 3R माइनस 3x। और जब 3x इस साइड माइनस का है तो अपन 3x को इस साइड लेके आएंगे, 3x को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 3x प्लस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 2x पहले से था तो ये प्लस का 5x हो जाएगा, और राइट साइड बचेगा अपन को 3R। तो जी यहाँ पे से अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5R। इस तरह अपना एक न्यूमेरिकल और सोल्व हो गया। अब अपन अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल ये बोलता है कि अपने पास 4 सेम चार्ज है और सभी Q चार्ज है, और A उनकी भुजा यानी उनकी लाइन, उनकी साइड का लेंथ है A, वर्ग के चारों कोणों पर है। इसके चारों कोण पर 4 चार्ज है और इनकी जो लेंथ है या भुजा है उसकी लेंथ है LA। अब अपन को प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल यानी फोर्स निकालना है, अपन को रिजल्टेंट फोर्स निकालना है किसी भी चार्ज पर, बाकी तीनों चार्ज के कारण, क्योंकि 4 चार्ज है ना, 4 चार्ज है। तो अपन ने मान लिया B पर अपन नेट फोर्स की वैल्यू निकालते हैं बाकी तीनों चार्ज के कारण, क्योंकि ये अब पास रखे हुए हैं तो कूलम्स फोर्स के कारण एक दूसरे पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। पर अपन को क्वेश्चन में बोला गया कि सभी चार्ज सेम है, तो सेम चार्ज है तो अपन को पता है रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी प्रतिकर्षित बल लगेगा। प्रतिकर्षित बल की और डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड अपन निकालते हैं किस तरह से कितना लगेगा। लेंथ अपन को बता रखी है क्वेश्चन में A है। अब अपन देखते हैं कि माने B पॉइंट पर, अब B से अपन देखते हैं C से B पर फोर्स क्या लगेगा। अब C से B पर क्या फोर्स लगेगा, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी, और वो फोर्स की वैल्यू अपन ने मान लिया FC वेक्टर। अब A से, तो A से जितना C दूर है उतना ही A दूर है, और चार्ज भी दोनों के सेम है Q और Q, तो यहाँ पे भी वही फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी।
परपेंडिकुलर होगी एफ सी के। तो इस तरह से इस साइड ए के कारण जो फोर्स लगेगा बी पर उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, और फोर्स को अपन ने मैग्नीट्यूड मान लिया एफ ए वेक्टर। अब अपन डी के कारण देखते हैं, तो डी के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि कूलम्स लॉ से अपन को पता है कि जो लाइन जॉइनिंग होती है दोनों चार्ज को, जो जॉइन करने वाली लाइन होती है उसके अलोंग फोर्स लगता है, क्या तो अट्रैक्टिव लगेगा क्या रिपल्सिव लगेगा। तो यहाँ से जो डी के कारण फोर्स लगेगा सेम चार्ज होने के कारण वो इस तरह से लगेगा। और अब जब अपन एफ ए और एफ सी का निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे अपन वेक्टर एडिशन से, तो उसकी डायरेक्शन भी अपन को क्या मिलेगी, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो अपन को इस तरह से डायरेक्शन मिलेगी उसकी, उसको नाम अपन ने दे दिया एफ डैश वेक्टर। और जब अपन डी से निकालेंगे तो भी उसकी डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में मिलेगी, उसको नाम अपन ने दे दिया एफ डी वेक्टर। अब अपन देखते हैं किस तरह से इसको इक्वेशन में सोल्व करेंगे अपन। उसके बाद तीनों रिजल्टेंट डायरेक्शन तो एक ही होगी, अब उसका मैग्नीट्यूड निकालते अपन किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन को बी डी की डायरेक्शन, बी डी अपन निकालते कि बी डी की लेंथ अपन को क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, तो बी डी की लेंथ क्या निकालें, अपन ने एक ट्रायंगल ले लिया, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं अपन, ये वाला ले लो फर्स्ट ट्रायंगल, ये वाला सेकंड ट्रायंगल ले लो, कुछ भी, ठीक है। अपन ने ये एक ट्रायंगल ले लिया, अब अपन को ये वाली लेंथ निकालनी है यानी कर्व निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, दो साइड को स्क्वायर कर